नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। भारत में 500 और 1000 रुपए के नोटों की मृत्यु हुए आज 8 दिन बीत चुके हैं। पूरा देश इस समय अपने बैंक अकाउंट और अपनी जेब के बीच बैलेंस यानी संतुलन बनाने में जुटा हुआ है। लेकिन आज हम इस फैसले से आगे की बात करेंगे, क्योंकि यह फैसला राष्ट्र निर्माण की दिशा में पहला क्रांतिकारी कदम है और इस दिशा में अब दूसरा क्रांतिकारी कदम होगा चुनावों में इस्तेमाल होने वाले काले धन को रोकना। चुनाव के दौरान जो नेता आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं, वो अक्सर आपसे आपकी भलाई के वादे करते हैं और ये कहते हैं कि वो काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और देश को भ्रष्टाचार मुक्त बना देंगे। लेकिन आपने ये नोट किया होगा कि वोट मांगने वाले यही नेता अपने चुनाव प्रचार पर खुद करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और ये पैसा काला धन होता है। यानी सबसे बड़ा विरोधाभास इस देश में यही है कि ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ने का वादा करने वाले ज्यादातर नेता खुद ब्लैक मनी के भरोसे ही चुनाव लड़ते हैं और जब ये नेता चुनाव जीत जाते हैं, सरकार में आ जाते हैं, तो खर्च किए गए काले धन की रिकवरी शुरू हो जाती है। बड़े बड़े अधिकारियों को इस काम में लगा दिया जाता है और फिर पूरा की पूरा सिस्टम जनता के लिए काम करने के बजाय काले धन की वसूली में लग जाता है। क्या अब वक्त आ गया है कि भारत में चुनाव सरकारी खर्चे पर कराए जाएं? भारत की राजनीति से काले धन को क्या बाहर निकालने का वक्त आ चुका है? आज इस विचार का डीएनए टेस्ट करना जरूरी है। इसके अलावा हम अपनी पॉजिटिव पत्रकारिता के तहत आपको उत्तर प्रदेश के सहारनपुर लेकर चलेंगे, जहां हमने नोटबंदी के मुद्दे पर एक गांव में जाकर एक आम आदमी का इंटरव्यू किया है। ये सामान्य जीवन जीने वाले एक चौकीदार का इंटरव्यू है जो आज पूरे देश की आंखें खोल देगा। आपने महसूस किया होगा कि हमारे देश में हर बड़े मुद्दे पर नेताओं, पूंजीपतियों और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज लेने के लिए लाइनें लग जाती हैं। लोग सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, यहां तक कि फिल्म स्टार्स का इंटरव्यू लेना चाहते हैं और हमारे देश में और तो और अपराधियों के भी इंटरव्यू लिए जाते हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन के इंटरव्यू लिए जाते हैं। लेकिन आम नागरिक, इस देश के शरीफ नागरिक का इंटरव्यू कोई नहीं लेता, क्योंकि उसमें ग्लैमर की मात्रा कम होती है और कड़वे सच की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। हमने इस दूषित परंपरा को तोड़ने के लिए सहारनपुर के एक गांव के चौकीदार शिव कुमार पाठक का इंटरव्यू किया है। यह इंटरव्यू 24 घंटे राजनीति करने वाले नेताओं और उनके इशारों पर काम करने वाले डिजाइनर पत्रकारों को आज शर्मिंदा कर देगा। और आज हम आपको एटीएम से जुड़ी कुछ दिलचस्प और जरूरी जानकारियां देंगे। इस विश्लेषण से जुड़ा एक सवाल हम आपसे अभी पूछना चाहते हैं और वो ये है कि क्या आप जानते हैं कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? आप इसके बारे में सोचिए और हम थोड़ी देर में आपको इसका जवाब देंगे। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। नोट बैन पर सरकार के फैसले को लेकर राज्यसभा में कल भी बहस जारी रहेगी। आज करीब 7 घंटे तक इस मुद्दे पर बहस हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि फैसले के बारे में बीजेपी से जुड़े लोगों को पहले से ही खबर दे दी गई। विपक्ष ने इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग की। आज बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा कि लोगों को पहले से नोट बैन के फैसले के बारे में क्यों नहीं बताया गया। आपने देश के सब लोगों को अपराधी बना दिया। कम से कम उनको बताते कि फलां तारीख से हम बंद करने जा रहे हैं। कांग्रेस के अलावा दूसरे विपक्षी दलों ने भी सरकार के फैसले का विरोध किया, लेकिन सरकार के फैसले को सही बताते हुए कहा कि इससे ईमानदार लोगों का सम्मान हुआ है। पहली बार मुझे लगता है इस देश में ईमानदार का सम्मान हुआ है और बेईमान का नुकसान हुआ है। गो अराउंड द कंट्री, नूक एंड कॉर्नर्स, अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, सभी इलाके में जाके लोगों से पूछो, कोई भी व्यक्ति सरकार का नियत के बारे में, मोदी जी का कमिटमेंट के बारे में किसी के मन में कोई शंका नहीं है, ये आपको मालूम हो जाएगा। कांग्रेस ने मांग की कि कल चर्चा के दौरान पीएम मोदी को सदन में मौजूद रहना चाहिए। कांग्रेस ने कल लोकसभा में भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए काम रोको प्रस्ताव दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर 500 और 1000 के नोट पर पाबंदी के फैसले का समर्थन किया है। बिहार के मधुबनी में नीतीश ने कहा कि नोट बैन से एक साथ काले धन और जाली नोट की समस्या खत्म हो जाएगी। ये जो 500-1000 रुपए का नोट बंद किया गया, मैं तो हिमायती हूँ। इससे जो 2 नंबर का नोट है, जाली नोट है, वो अपने आप समाप्त होगा और 2 नंबरी कारोबार करके जो काला धन पैदा किए हैं, उनका काला धन बर्बाद होगा।
नीतीश ने ये भी कहा कि अब बेनामी संपत्ति वालों पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। नोटबंदी के सरकार के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई में कुछ दलों ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। ममता के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और आम आदमी पार्टी के भगवंत मान भी शामिल हुए। खास बात ये रही कि एनडीए में शामिल शिवसेना ने भी नोटबंदी के फैसले के विरोध में ममता का साथ दिया। सभी पार्टियों ने राष्ट्रपति से अपील की कि वो सरकार से बात कर परेशान लोगों को राहत दे। हमने कहा पहले एटीएम का एक मीनिंग था कि ऑल टाइम मनी, और अभी बोलता है एटीएम आएगा तो अब मिलेगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि नोटबंदी को लेकर कुछ लोग जनता को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। जैसा कि मैंने आज सुना कि कुछ लोग आज जेएनयू में ऐसा कुछ इकट्ठे होकर के और जहां लोग बैंकों में खड़े होंगे उनको उकसाने भड़काने का काम करेंगे। इस प्रकार के जो तत्व हैं वही गड़बड़ कर रहे हैं। नोट बदलने के लिए बैंक जाने वाले लोगों की उंगली में स्याही लगाने का काम शुरू हो गया है। दिल्ली समेत देश के बड़े शहरों से इसकी शुरुआत हुई। दाएं हाथ की तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर पर स्याही लगाई जा रही है। बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था ये फैसला। क्या करें, पहले वोट डालने के लिए इंक लगती थी, अब पैसा निकालने के लिए लग रही है। चलो मोदी जी के साथ है, जैसे अच्छा काम करें हम भी साथ हैं। पहली बार ऐसे लगे जी, आज दो दिन पहले लाइन में लग के तीसरे दिन पर नंबर आया। मंगलवार को सरकार ने बैंकों में भीड़ कम करने के मकसद से नोट बदलवाने वालों के लिए स्याही लगाने का निर्देश जारी किया था। सरकार का कहना है कि कुछ लोग भोले भाले लोगों को बैंकों के बाहर खड़ा करवाकर नोट बदलवा रहे हैं। धीरे धीरे देश भर के छोटे शहरों और गाँव में भी नोट बदलवाते वक्त उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए पूरे देश में एक ही कॉल सेंटर बनाया जा सकता है। सीबीआई इस बात पर विचार कर रही है कि कैसे एक ही नंबर का कॉल सेंटर शुरू किया जाए। दिल्ली में कल से रिश्वतखोरी रोकने के लिए अलग अलग राज्यों में काम कर रही एजेंसियों का सम्मेलन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में सीबीआई अपना ये आइडिया रखेगी। 24 घंटे चलने वाले इस कॉल सेंटर में मोबाइल फोन और लैंडलाइन के अलावा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर प्रेस काउंसिल के कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम ने कहा कि आपातकाल में मीडिया की आवाज दबाई गई। पीएम ने यह भी कहा कि मीडिया के काम में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। जब देश में इमरजेंसी आई, प्रेस काउंसिल को ही खत्म कर दिया गया था, यानी मूलभूत बात को ही खत्म कर दिया गया था। और करीब 1.5 साल तक ये बंद रहा। बाद में 78 में जब मोरारजी भाई की सरकार आई तो इस व्यवस्था का पुनर्जन्म हुआ। पीएम ने पत्रकारों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि ये मुद्दा सरकारों की प्राथमिकता में होना चाहिए। अभिनेता नाना पाटेकर ने आज बीएसएफ के जम्मू फ्रंटियर मुख्यालय पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नाना पाटेकर ने कहा कि वो यहाँ हौसला बढ़ाने नहीं आए, जवानों का हौसला तो पहले से ही बुलंद है। वहाँ 20, 22, 25 साल के बच्चे हैं, वो हमारी बॉर्डर संभाले हुए हैं, उनका हौसला पहले ही इतना बुलंद है, तो मेरी कोई जरूरत नहीं, फिर भी मुझे अच्छा लगता है वो देखने के बाद। नाना पाटेकर ने नोट बैन के फैसले की भी तारीफ की। बहुत सही निर्णय है मोदी जी ने जो लिया हुआ है। अब थोड़े दिन के लिए दिक्कत होगी तो होगी यार, उसमें क्या है, देश के लिए इतना तो हम सह सकते हैं। नाना पाटेकर ने शहीद गुरनाम सिंह के परिवार वालों से भी मुलाकात की। कल वे कठुआ के बीएसएफ कैंप में थे। कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। मारवाल के जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों की फायरिंग में कांस्टेबल मोहम्मद शफीक घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें कुपवाड़ा के मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शहीद के शव को श्रीनगर की पुलिस लाइंस में लाया गया, जहां उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलते ही ऑपरेशन पे गए थे, सोपोर के पास, बोमई के पास। उस ऑपरेशन में मिलिटेंट्स के साथ बहादुरी से लड़ते हुए अपना जान गंवाया और शहादत पाई है। भारत के साथ जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने सीमा से सटे इलाके में एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है।
पाकिस्तानी पंजाब के बहावलपुर के पास हुए सैन्य अभ्यास के दौरान पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि वो किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। Efforts by any country to harm Pakistan's security and territorial integrity will be met with a befitting response. 2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसके 7 जवान भारत की तरफ से की गई फायरिंग में मारे गए हैं। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज दिसंबर में भारत आएंगे। वो 3 दिसंबर को अमृतसर में अफगानिस्तान पर होने वाले हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत दौरे को लेकर अजीज ने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने का ये एक अच्छा मौका होगा। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि भारत के किसी नेता के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी या नहीं। सार्क सम्मेलन में भारत के नहीं आने पर निशाना साधते हुए अजीज ने कहा कि वो ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। उरी हमले और भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहली बार पाकिस्तान का कोई नेता भारत आएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की किडनी फेल हो गई है। सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर खुद अपनी बीमारी की जानकारी दी। मैं किडनी फेल होने की वजह से एम्स में भर्ती हूँ। अभी डायलिसिस पर हूँ। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण आशीर्वाद देंगे। 64 साल की सुषमा स्वराज को इसी महीने की 7 तारीख को एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स के कार्डियो न्यूरो सेंटर में उनका इलाज किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सुषमा को आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन कल उन्हें फिर आना होगा। सुषमा की किडनी ट्रांसप्लांट में वक्त लग सकता है क्योंकि अभी तक कोई डोनर नहीं मिला है। सुषमा स्वराज को पिछले 20 साल से डायबिटीज है। निमोनिया और दूसरी दिक्कतों की वजह से अप्रैल में भी उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लापता छात्र नजीब अहमद के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिला है। क्राइम ब्रांच ने उस ड्राइवर को ढूंढ निकाला है जिसके ऑटो में बैठकर गुमशुदगी की रात नजीब जेएनयू से बाहर गया था। ड्राइवर ने पूछताछ के दौरान बताया है कि वो नजीब को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस गया था। इस बीच दिल्ली पुलिस ने नजीब की तलाश में मदद करने वालों के लिए इनाम की रकम 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। पिछले हफ्ते ही क्राइम ब्रांच को ये केस सौंपा गया था। एमएससी में पढ़ने वाले नजीब का 14 अक्टूबर की रात अपने हॉस्टल में एबीवीपी के कुछ छात्रों से झगड़ा हुआ था। इसके बाद से ही वो गायब है। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। कोहली ने इसे भारतीय राजनीति का सबसे महान फैसला बताया है। It's the greatest move that I've seen, in the history of Indian politics. बॉलीवुड एक्टर्स जॉन इब्राहिम और सोनाक्षी सिन्हा ने भी मोदी सरकार के नोट बैन की तारीफ की है। कहा कि देश से ब्लैक मनी हटाने के लिए थोड़ी परेशानी बॉलीवुड भी झेलता है, तो इसमें हर्ज नहीं है। एडिटर ने कहा, हमें सुधीर चौधरी ने कहा कि ये वाइट भारत की पहली फिल्म है। आई थिंक इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस और हमें लगता है कि दिस इज द मोस्ट फैंटास्टिक स्टेप। थोड़ी असुविधा इतने बड़े काम के लिए ज़रूर सबको होगी, बट आई थिंक होपफुली जब तक वो रिलीज़ होए तब तक शायद लोग इतने स्ट्रेस्ड होंगे कि शायद उन्हें कुछ एंटरटेनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जाकर हमारा फिल्म देख सकते हैं और हमें खुशी होगी।